नमस्कार दोस्तों। 2025 में बिहार एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां से उसका आने वाला कल तय होगा। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि विकास के लिए बिहार की 40 साल लंबी लड़ाई की कहानी है। एक तरफ है नीतीश कुमार की एनडीए सरकार, जो अपने काम को गिनवा रही है, और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव की आरजेडी, जो बदलाव का एक बड़ा वादा कर रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, बिहार का असली विकास आखिर होगा कैसे? चलिए इस पूरी पहेली को आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल यही है कि बिहार का भविष्य आखिर किसके हाथों में जाने वाला है? क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ निरंतरता यानी कंटिन्यूटी चाहेगी, या फिर तेजस्वी यादव के साथ बदलाव की उम्मीद करेगी? ये फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ 5 साल नहीं, बल्कि 40 साल का एक गहरा राजनीतिक इतिहास छिपा हुआ है। चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद आपको चौंका देगा। आज बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? करीब 60,000 रुपए। और मध्य प्रदेश की ठीक दोगुनी, यानी 1,20,000 रुपए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? आज से 40 साल पहले ये दोनों राज्य विकास के मामले में लगभग एक ही जगह पर खड़े थे। तो फिर सवाल ये है कि इन 40 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश इतना आगे निकल गया और बिहार पीछे रह गया? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सबसे पहले बिहार के इस बड़े सवाल को समझेंगे। फिर हम 40 साल की राजनीति की परतों को खोलेंगे, मध्य प्रदेश से इसकी तुलना करेंगे, 2025 चुनाव के असली मुद्दे क्या हैं वो जानेंगे, बिहार के जातीय समीकरण के मायाजाल को डिकोड करेंगे, और आखिर में इन सब का एक फाइनल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के पिछले 40 साल के सियासी सफर से, जंगल राज से सुशासन तक की कहानी। पिछले 40 सालों को हम मोटा मोटा 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला दौर था 1985 से 1990 तक कांग्रेस का शासन। फिर 1990 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और 2005 तक बिहार ने देखा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का आरजेडी शासन। और तीसरा दौर शुरू हुआ 2005 से, जो अब तक चल रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का। अब अगर हम इन दो बड़े दौरों को, यानी आरजेडी और एनडीए के शासन को आमने सामने रखें, तो फर्क बिल्कुल जमीन आसमान का नजर आता है। आरजेडी के 15 साल के शासन में, जिसे अक्सर जंगल राज भी कहा जाता है, बिहार की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1 से 2% पर अटकी हुई थी। सोचिए, 54% से ज्यादा आबादी गरीबी में थी और अपराध का ग्राफ बहुत ऊपर था। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार के आते ही तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जीडीपी ग्रोथ 10 से 11% तक पहुंच गई, गरीबी 20% कम हुई और सड़कों का जाल बिछा। सीधे शब्दों में कहें तो आंकड़ों के हिसाब से नीतीश के दौर में विकास की रफ्तार लालू राबड़ी के दौर से 5 से 10 गुना ज्यादा तेज रही। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है भ्रष्टाचार का। इस दाग से दोनों ही सरकारें बच नहीं पाईं। एक तरफ लालू परिवार पर चारा घोटाले से लेकर नौकरी के बदले जमीन घोटाले जैसे कई गंभीर आरोप लगे और सजा भी हुई, तो वहीं नीतीश कुमार के शासन पर भी मनरेगा घोटाले जैसे आरोप लगे, हालांकि उनमें कोई दोषी साबित नहीं हुआ। पर हाल के सालों में 26 से ज्यादा पुलों का ताश के पत्तों की तरह ढह जाना एनडीए सरकार के काम की क्वालिटी पर एक बहुत बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अच्छा, अब वापस आते हैं हमारे उस शुरुआती सवाल पर, बिहार बनाम मध्य प्रदेश। चलिए अब इन दो राज्यों की कहानी को आमने सामने रखकर देखते हैं, जो कभी एक जैसे बीमारू राज्य कहलाते थे। ये टेबल देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। आज एमपी की जीडीपी 15 से 16 लाख करोड़ है, तो बिहार की 11 लाख करोड़। पर कैपिटा इनकम तो जैसा हमने देखा सीधी डबल है। तो सवाल है, इतना बड़ा फर्क क्यों? जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फोकस। जहां मध्य प्रदेश में खासकर 2003 के बाद बीजेपी की स्थिर सरकारों ने अपना पूरा ध्यान विकास, कृषि और इंडस्ट्री पर लगाया, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति दशकों तक जातिवाद और राजनीतिक अस्थिरता के चक्रव्यूह में फंसी रही, और इसका सीधा नतीजा आपके सामने है। तो ये तो हुई पिछली कहानी। अब आते हैं आज पर। 2025 का चुनावी मैदान सज चुका है, तो देखते हैं कि इस बार के असली मुद्दे क्या हैं और दोनों तरफ से क्या वादे किए जा रहे हैं। 2025 का चुनाव असल में 2 अलग-अलग नैरेटिव की लड़ाई है। एक तरफ है एनडीए, जो अपने काम और सुशासन के आधार पर वोट मांग रही है। वो स्किल यूनिवर्सिटी और महिलाओं को आर्थिक मदद जैसे वादे कर रही है। दूसरी तरफ है आरजेडी, जिसका नारा है परिवर्तन, और इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है तेजस्वी यादव का 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एनडीए लालू परिवार का अतीत याद दिला रही है, तो आरजेडी पलटवार करते हुए एनडीए को कॉर्पोरेट समर्थक बता रही है। लेकिन इन विकास के वादों के शोर के बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी उछाले जा रहे हैं जिनका मकसद विकास नहीं बल्कि सीधे सीधे वोट बैंक को साधना है, जैसे वोटर लिस्ट में संशोधन का मुद्दा या फिर 75% आरक्षण का मुद्दा। अक्सर ये मुद्दे असली डेवलपमेंट की बहस को साइड ट्रैक करके पूरे चुनाव को ध्रुवीकरण के खतरनाक रास्ते पर ले जाते हैं। और जब बात बिहार की हो तो पॉलिटिक्स का दूसरा नाम है जातीय समीकरण। इसे समझे बिना आप वहां की राजनीति को समझ ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल। तो ये है बिहार की राजनीति का सीक्रेट कोड, यहां की जातिगत जनसंख्या। सबसे बड़ा हिस्सा है ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, पूरे 36%। इसके बाद आते हैं ओबीसी 27%, अनुसूचित जाति करीब 20%, मुस्लिम 18% के आसपास और सामान्य वर्ग लगभग 15.5%। बिहार का पूरा चुनावी खेल इसी सोशल इंजीनियरिंग के इर्द गिर्द घूमता है। तो पार्टियां करती क्या हैं? वो अपने हर मुद्दे को, हर वादे को एक मिसाइल की तरह इस्तेमाल करती हैं जिसका टारगेट एक खास वोट बैंक होता है। जैसे आरजेडी का पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण तो है ही, उसके साथ वो SC और EBC वोटरों को लुभाने के लिए 10 लाख नौकरियों और आरक्षण का कार्ड खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का फोकस EBC और सामान्य वर्ग पर तो है ही, लेकिन उनका एक ट्रम्प कार्ड भी है, महिला वोटर। ये एक ऐसा साइलेंट वोट बैंक है जो अक्सर जाति से ऊपर उठकर वोट करता है और ये आबादी का लगभग 50% है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद इतिहास, आर्थिक आंकड़े, सियासी वादे, जाति का गणित, इन सब को समझने के बाद आखिरी और सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर बिहार को चाहिए क्या? आगे का रास्ता क्या है? तो हमारी स्रोत सामग्री का विश्लेषण क्या कहता है? उनके मुताबिक बिहार के लिए मध्य प्रदेश जैसा मॉडल यानी एक स्थिर एनडीए सरकार जिसमें बीजेपी की भूमिका मजबूत हो, फायदेमंद हो सकता है। ये विश्लेषण मानता है कि नीतीश कुमार ने विकास की नींव तो रखी है, लेकिन अब एक नई ऊर्जा की जरूरत है। साथ ही आरजेडी की सत्ता में वापसी को लेकर जंगल राज के दिनों की वापसी की आशंका भी जताई गई है। ये इस विश्लेषण का नजरिया है। इसी विश्लेषण में बिहार के सुधार के लिए 3 जरूरी कदम भी सुझाए गए हैं। नंबर 1, करप्शन रोकने के लिए ई-टेंडरिंग जैसे पारदर्शी सिस्टम को सख्ती से लागू किया जाए। नंबर 2, हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाहे वो पुल हो या सड़क, उसकी कड़ी क्वालिटी जांच हो। और नंबर 3, जो शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है, राजनीति का फोकस जाति से हटाकर असली विकास के मुद्दों पर लाया जाए। तो दोस्तों, ये थी बिहार की 40 साल की राजनीति और 2025 के चुनाव की पूरी तस्वीर। अब सवाल यह है कि बिहार का भविष्य किस दिशा में जाएगा, निरंतरता या परिवर्तन? दोस्तों, आपको क्या लगता है, एनडीए या आरजेडी? कमेंट्स में बताएं और वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।